सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इशाइये का चर्चा है। आज पूरा दिन यही ख़बरें जो हैं वो ज़ुबान ज़द-ए-आम रहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस इशाइये में इत्तेहादी जमातों ने शिरकत करना थी। ख़ुद उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो शरीक हुए। इत्तेहादी जमातों ने अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग काफ ने शिरकत से इस वक्त तक, जब तक मैं बात कर रहा हूँ, इनकार कर दिया है। लास्ट मिनट पर क्या होता है वो अल्लाह ही जानता है, या फिर ये इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ। मेंगल साहब को मनाने की कोई कोशिश ताहाल कामयाब नहीं हो सकी। मेंगल साहब ने कहा कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन से कोई सरोकार नहीं, कोई गर्ज नहीं। ताहम MQM नफीस लोगों ने वज़ीर आज़म के इशाइये में शिरकत का फ़ैसला किया है और उनका कहना है कि वो कराची के हवाले से उमूर और दीगर अहम उमूर की तरफ निशानदही के लिए वज़ीर आज़म के इस इशाइये में शिरकत करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर अपोजिशन ने हस्ब तवक्को तूफ़ान उठा रखा है, आसमान को सर पे उठा लिया है, उठाना भी चाहिए। ताहम अज़्म मुसम्मम हुकूमती बेंचेस की जानिब से दिखाया गया। फवाद चौधरी साहब का एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान मेरी नज़रों के सामने है। फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि नून लीग हिम्मत वाले लोग हैं, हमसे तो 25 रुपये का ही दिफा नहीं हो रहा, ये लोग तो पता नहीं किन किन चीज़ों का दिफा कर लेते हैं। इस बारे में भी गुफ्तगू करेंगे अपने मेहमानों से। फजलुर रहमान साहब को एक मरतबा फिर आज उन्होंने फरमाया कि माफिया को लगाम डालने के दावेदार खुद माफिया बन गए हैं। किस हद तक सदाकत है इन तमाम इल्ज़ामात में, जिनकी तौसीक़ शहबाज शरीफ साहब ने फरमाई है और कहा है कि हुक्मरान माफियाज़ की सरपरस्ती में खुद मुलव्विस हैं। ऐसा है या नहीं ये भी जानेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं उस पर हुकूमत ने इज़हार तासुफ़ के बजाय इस्तकामत का, इस्तक़लाल का मुज़ाहरा करते हुए फरमाया है कि कीमतें अब भी कम हैं, ताम आवाम को रिलीफ फराहमी का सिलसिला जो है वो मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला अब रहम फरमाए। इसी हवाले से एक इंतहाई अहम ख़बर आपसे शेयर करता चलूँ, उस पर अपने मेहमानों से बात भी करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचा दिया गया। बाज़ ऑयल कंपनियों के ऑपरेशंस बंद करने के इंतबाह पर वफाकी हुकूमत दबाव में थी। दूसरे अखबार की रिपोर्ट बताती है कि 4 ऑयल कंपनीज़ को 300 अरब रुपए का फ़ायदा बैक जुम्बिश कलम यानी रातों रात पहुँचा दिया गया। आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये वही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ थी जिनकी पेट्रोलियम बहरान की पादाश में न सिर्फ लाइसेंस मनसूख और मुअत्तल होने थे बल्कि और क्या कुछ होना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ न हो सका। तो कहाँ है एहतिसाब का सफ़र, हम कहाँ खड़े हैं और नए पाकिस्तान में क्या कुछ मामलात दरपेश हैं, ये अपने मेहमानों से मालूम करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज़ हमरा साहब और डॉक्टर असद अशरफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर हुक्मरान जमात का मौक़िफ़ लेने के लिए डॉक्टर रमेश कुमार साहब, सर मिजाज गिरामी, तबीयत ठीक है आपकी, खैरियत से हैं? मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? बिल्कुल, आवाज़ सही है आपकी। राइट। जनाब मन, ये मुझे बताइएगा, माफियाज का कला कमा करने का इरादा लिए हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब मसनद इक़्तिदार पर फायज़ हुई तो आवाम को बड़ी उम्मीदें, बड़ी तवक्कुआत थीं सर। लेकिन क्या कीजिए, शूमी किस्मत कि पहले चीनी का बहरान, फिर गंदम का बहरान, उसके बाद पेट्रोलियम का बहरान और अब बहरान दर बहरान। सर क्या लगता है हुकूमत इन बहरानों से कैसे निपटेगी? और ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का जिनका मुहासबा करना था उनको 300 अरब रुपए का जो फ़ायदा पहुंचाया गया है, क्या यही है हमारे उस एहतसाब की मंजिल जिसकी तरफ निशानदही की जाती थी? नूरुल आरफीन, ये माजी से लेके आज तक ये इल्ज़ाम हर हुकूमत के ऊपर लगते भी आते हैं। कभी किस क्राइसिस का इल्ज़ाम लगता है, कभी डॉलर का इल्ज़ाम लगता है, कभी हॉट मनी का इल्ज़ाम लगता है, कभी चीनी का इल्ज़ाम लगता है, कभी और किसी कम्युनिटीज़ का इल्ज़ाम लगता है, कभी पेट्रोल का भी इल्ज़ाम लगता है। मैं समझता हूँ एक तो इस हुकूमत की जो लीडरशिप है उस लीडरशिप के ऊपर इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो
उसकी ऑनेस्टी के ऊपर किसी भी पाकिस्तान में किसी बंदे को शक नहीं है। मगर फिर भी ये जो कल से जो पेट्रोल जो बढ़ा है और उसके बाद जिस चीज की निशानदेही की जा रही है, मैं समझता हूँ ये रेक्टिफाई होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आया जो 4 दिन पहले पेट्रोल बढ़ाया गया, उस 4 दिन के अंदर क्या स्टॉक मौजूद था, क्या नहीं था, और पहले ये स्टॉक क्यों नहीं। तो जो एक इंक्वायरी कमीशन बनी हुई है जो इसके ऊपर काम कर रही है, मैं समझता हूं कि जल्दी आपको उस हवाले से भी इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि इस हुकूमत को ये जरूर क्रेडिट जाती है कि जो भी कमीशन बनती है, जो भी इंक्वायरी होती है, उसका जो टाइम फ्रेम दिया जाता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है उसकी रिपोर्ट जरूर पब्लिक की जाती है। तो ये जो इस वक्त जो बात की जा रही है, ये भी बिल्कुल पब्लिक होनी भी चाहिए। और मैं समझता हूं जो क्रेडिट हमेशा पीटीआई गवर्नमेंट लेती है कि हमने जो भी इंक्वायरी की, चाहे उसके अंदर कोई भी हमारा बंदा इन्वॉल्व था या नहीं था, मगर हमने एज इट इज वो रिपोर्टें पब्लिक की हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ आपके पास आता हूं। पहले मैं जाऊंगा डॉक्टर असद अशरफ साहब के पास। असद साहब, सर फवाद चौधरी साहब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये इंतहाई दिलचस्प और शायद हकीकत पर मबनी बयान, शायद गुमान कर रहा हूँ मैं, वो कह रहे हैं कि नून लीगी हिम्मत वाले लोग, हमसे तो 25 रुपए का ही दिफा नहीं हो रहा, न जाने वो लोग कैसे बहुत से मामलात का दिफा कर लेते हैं। बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं। करप्शन, पानामा, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली मेडिकल रिपोर्ट्स, लाहौर में बीमार और लंदन में वॉक करने वालों का दिफा फरमा लेते हैं। सर आपका जवाब? जवाब ये है कि शुक्रिया नूर, और आप सेहतमंद है और खुश है और प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई आपको यहाँ देख कर। और ये जो वफाकी वज़ीर साहब ने जो बात की है वो अपने बिल्कुल ठीक बात की है। जो हक सच होते हैं ना, वो उसमें अल्लाह ने बड़ा सब्र दिया होता है और उसे पता होता है कि ये मेरे साथ जो हो रही है ज़्यादती हो रही है, और ये जो है ये कैरेक्टर असैसिनेशन का, और ये जो है हमें डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश हो रही है। ये जो काम कर रहे हैं ना, इन्हें पता है कि ये हकीकत है, ये कोई मफरूज़ों की बात नहीं है। अगर गैस का बिल 400% इंक्रीज़ होता है, 143 एक दफ़ा और उसके बाद 97 एक दफ़ा और कई दफ़ा फिर, और इसी तरह पेट्रोलियम लीवी जो है वो 8 रुपये से 32 रुपये चली जाती है, GST भी साथ लगा देते हैं। ये और चीनी और शुगर माफिया जो आपके सामने हुआ, और फिर आटे का जिस तरह हुआ बहरान हुआ, अद्वियात में 400 अरब जो है इस गरीब और दुखी और बीमार पाकिस्तानी कौम के जो हैं वो खा गए ये लोग, और एक सिर्फ अपने वज़ीर को हटा के जनरल सेक्रेटरी पार्टी का बना दिया, ये उसको सज़ा दी। इनकी सज़ा भी बड़ी अच्छी होती है कि कोई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से निकलता है तो बड़ी पोस्ट से फुल फ्लेज मिनिस्ट्री मिल जाती है, चाहे वो कितना बड़ा शुगर किंग हो। और यही वजह है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हक सच पे थे। हमें पता है कि अगर आपके अंदर से आप स्ट्रांग हो और आपको पता है कि आप ये जानते हैं कि आपसे ज्यादती हो रही है और आप हक सच पे हैं, तो फिर हक सच पे तो अल्लाह साबरों के साथ होता है। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ मुशर्रफ के दौर में सुरखरू हुई है, बल्कि आज भी पूरे अपने वजूद के साथ और अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ बनफ़्स नफीस मौजूद हैं। सर इंतज़ार की ज़हमत में मुब्तला रखने के लिए माजरत ख्वाह हूँ। आजिज़ धामरा साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम। आजिज़ धामरा साहब, सर बात किए लेते हैं सिंध की। सिंध में भी बजट जो है वो मंजूर हो गया है, शोर शराबे के बावजूद मंजूर हो गया है। एक तरफ तो विफाकी सतह पर MQM ने वज़ीर-ए-आज़म के इशाइये में शिरकत करने पर आमादगी न सिर्फ ज़ाहिर की है बल्कि इसका ऐलान भी हो चुका है, मामलात भी हो रहे हैं। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्ज सियासत और कराची के हुकूक़ के हवाले से उसकी सियासत को तनकीद का निशाना बनाती नज़र आ रही है। MQM पाकिस्तान का बयान मेरे सामने है, लिखा है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज को कराची भर में फैला देंगे। जनाब मन, इस पर मुर्तज़ा वहाब साहब का बयान भी मेरी नज़र से गुजरा है, जिसमें उन्होंने इसे मीडिया कवरेज के हुसूल की एक नाकाम कोशिश करार दिया है। सर फिर भी ये अचानक क्या हुआ? मतलब कल के इत्तेहादी आज अचानक एक दूसरे पर तबर्रा करते नज़र आ रहे हैं, क्यों?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो नूरुल आरफीन साहब के मैं बड़ा इत्मीनान का इज़हार कर रहा हूँ कि आप खैरियत से हैं और इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, और मुझे इल्म है कि किस तरह आपको आपके पेशेवर जो एक सहाफ़ती है उसको खामोश कराने के लिए या आपको डराने के लिए किस तरह की एक मज़मूम कोशिश की गई, मगर वो नाकाम रही। आज वो लोग जेल में हैं और आप अपनी टीवी पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। थैंक यू सर। जहाँ तक आपने मुत्तहदा के हवाले से बात की, तो देखें लोकल बॉडीज की इलेक्शन आ रही हैं और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो बोतल है उसमें अल्ताफ जिन अभी भी बंद है, और वही जो सियासत सिखाई गई है कि जब इलेक्शन करीब आए तो आपको उर्दू बोलने वालों का दर्द जाग उठेगा, जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आप अपने कामों में लग जाएंगे, अपने MPs के अपने लोकल बॉडीज के जो सीट्स आपको मिलती हैं उसमें आप बिजी हो जाएं, छोड़ दें कराची के अवाम को क्या होगा या क्या नहीं। मगर हमने कराची के अवाम को तनहा नहीं छोड़ा और इनकी तमाम काविशों के और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ये इल्जाम पीपल्स पार्टी के ऊपर लगाए कि हमने कराची के अवाम को और शहरी इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया, ये क़यामत की निशानी है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं करता। उसका तो फैसला कराची के अवाम करेंगे। इनकी जो बातें मुनाफिकाना सुन रहे होंगे वो उनके दिलो दिमाग में होगी, और मेरे शहरी इलाकों में रहने वाले मेरे उर्दू बोलने वाले मेरे भाई जो हैं वो ये सिर्फ ये नहीं कि वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में हैं, वो एक पाकिस्तान के सच्चे हैं, मुखलिस हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में आपको उर्दू बोलने वालों का बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। इसलिए मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को उर्दू बोलने वालों का जो है वो तबका नहीं समझ रहा हूँ या उसकी नुमाइंदा जमात नहीं समझ रहा हूँ। दूसरी बात, अभी जो हमारा प्रोग्राम हो रहा था पेट्रोलियम के हवाले से, मैं तो अगेन सलाम पेश करूंगा डॉक्टर रमेश साहब को कि वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मगर आज इस मौके के ऊपर भी वो हुकूमत को शाबाशी दे रहे हैं कि सिर्फ वो कमीशन बनाती है ये हुकूमत और फिर वो पब्लिक करती है। देखें, ये बड़ा खूबसूरत ड्रामा मौजूदा हुकूमत खेल रही है, जिसमें में अभी तक तो वो कामयाब गई है मगर अब नहीं जाएगी। मतलब ये जरूरी है कि कौम भूखी मरे, कौम की दवाइयां आप जो हैं वो महंगी कर दें और चीनी गायब कर दें, आटा गायब कर दें, और उसमें मुलविस लोग जो आप ही की बनाई हुई कमीशन के मुताबिक जो डिक्लेयर्ड लोग हुए, जिसको मीडिया के अंदर भी डिक्लेयर किया गया कि ये चेहरे जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, मगर ये चूना अभी आप कौम को लगाने में कामयाब नहीं होंगे। इस तरह की मुनाफिकाना PTI की जो तब्दीली है वो एक्सपोज हो चुकी है कि आप कौम को ये बोलें कि जनाब आपकी जेबों पे डाके तो डालते रहे मगर हमने कमीशन बना दी, और वो लोग पाकिस्तान से कूच करके बाहर बैठे हुए, और वो इदारे जिसके लिए भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब उनके पास रिपोर्ट जाएगी फिर वो नोटिस निकालेंगे। यार खुदा के बंदे, इन इल्जामात के तहत 6-6 माह 2-2 साल के जेल कटे हुए हैं अपोजिशन जमातों के ऊपर। वो जिस इदारे को क्रेडिबल आप कहते हैं ना, इल्जाम लगानी शक के बुनियाद के ऊपर जेलें काटी हुई हैं, यहाँ पर तो आपकी कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया वो चेहरे और वो नाम। अभी पेट्रोलियम के हवाले से क्या हुआ, आपने क्या रिलीफ दिया? आप बड़ा भगड़ा डालते हैं ये मौजूदा PTI की हुकूमत के। एक ही इनके पास नाम है आरफीन के एहसास प्रोग्राम हमने बड़ी कामयाबी से चलाया और इतने अरबों रुपए अब हमने पाकिस्तान की इतनी फैमिली के अंदर दे दिए। जनाब आली, ये जो पेट्रोल बढ़ा है ये 25 रुपए पर लीटर बढ़ा है, और वो तमाम लोग ये पेट्रोल लेंगे, पाकिस्तान की वो सारी कौम लेगी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करेगी, जो ट्रेन पे सफर करेगी, जो हवाई सफर करेगी, जो बसेस में सफर करेगी, जिसके पास एक मोटरसाइकिल है, वो सबसे आपने जेब के ऊपर डाका डाल दिया। और वो तमाम पैसे जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे ऑलरेडी सैंक्शन पैसे हुए थे वो आपने देके जो आप कहते हैं कौम के ऊपर एहसान कर दिया। आपने तो पूरी कौम 22 करोड़ आवाम की जेबों के ऊपर जो डाका डाला है पेट्रोलियम के हवाले से, वो उससे कई गुना ज्यादा रकम आपने बटोर दी, और वो पाकिस्तान की मईशत में नहीं जाएगी, पाकिस्तान के खजाने के अंदर नहीं जाएगी। और ये पहली मर्तबा हुआ कि ओगरा जो आपके पास एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, जो एक इदारा है, उससे पूछे बगैर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ये डाका डाला है। ये इनसे जरूर पूछें कि क्या ये भी PTI की तब्दीली मैनिफेस्टो का हिस्सा था। सर कुछ और मौजूआत भी हैं जिनका अहाता करना है आपकी इजाजत से। रमेश कुमार साहब, सर जी, उमर अयूब साहब ने फरमाया है कि आवाम को रिलीफ देते रहेंगे। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल अब भी सस्ता है। इसी हवाले से एक रिपोर्ट मेरे सामने, कंपैरेटिव एनालिसिस मेरे सामने मौजूद है, जो बता रहा है कि अफगानिस्तान और ईरान में पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है। PTI ने भारत और बांग्लादेश में पेट्रोल महंगा होने को अपने इक़दाम का जवाब बनाया है।
जबकि दोनों ममालिक की फीकस आमदनी पाकिस्तान से ज़्यादा है। हुकूमत फ़ी लीटर कम अज़ कम 47 रुपये कमाएगी। सर, आपका रिस्पॉन्स? देखिए, पर कैपिटा के हवाले से अगर देखा जाए तो ये इशू ज़रूर है कि ये कल भी एक प्रोग्राम में मैंने डिस्कस किया था कि इंडिया और बांग्लादेश के अंदर पर कैपिटा जो इनकम है वो ज़्यादा है और हम वहाँ से पेट्रोल को कंपेयर करते हैं। मगर ये हमेशा ये प्रैक्टिस रही है कि हम इंटरनेशनली देखते हैं कि डॉलर में हम पर लीटर यहाँ पे पेट्रोल कितने का दे रहे हैं। आज अगर लेवी की कस्टम की बात कर रहे हैं तो वो आज पहली मर्तबा नहीं हो रहा है और हमेशा से ही होता आ रहा है। मुझे ये बताएं कि ये क्यों लिया जाता है? लेवी अगर लिया जाता है, टैक्स अगर इसके ऊपर कलेक्ट किया जाता है, ये हर मुल्क के अंदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस का चक्कर रहता है और इनडायरेक्टली जो है वो पेट्रोल की मद में या इलेक्ट्रिसिटी की मद में ये चीजें टैक्स जो है वो वसूल किए जाते हैं कि कम से कम अपने मुल्क की इकोनॉमी को एक बेहतर तरीके से चलाया जा सके। अब मुल्क के अंदर अगर आप देखें कि एनएफसी को निकाल के, डिफेंस बजट को निकाल के अगर फेडरल बजट जो है वो शुरू ही अगर नेगेटिव से हो तो मुझे ये बताएं कि उसका हल क्या है। बात यह है कि मैं कल एक इंटरव्यू सुन रहा था शाहिद खाकान का सलीम साफी के साथ भी कि भाई ये जो है वो हुकूमत ये करी है, माजी में भी ये चीजें चली है, माजी में भी ये चीजें चली है, आज भी ये चीजें चली है, मगर हमें अब कम से कम रियलिस्टिक पोजीशन के ऊपर आना चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि जहां पे हम खड़े हैं उधर ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान स्टील मिल नून लीग की हुकूमत है तो नून लीग कहे कि प्राइवेटाइज करे, पीटीआई की हुकूमत जब प्राइवेटाइज करे तो वो कहे कि नहीं करो। मिफ्ताह इस्माइल अगर शायद खाकन अब्बासी की हुकूमत में कहे कि एनएफसी रिव्यू होना चाहिए मगर पीटीआई की गवर्नमेंट आए तो कोई रिव्यू नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है नूरुल आरफीन, रियलिस्टों के आगे बढ़ना पड़ेगा, मगर ट्रांसपेरेंसी नो क्वेश्चन। उसके ऊपर जैसे आपने अभी बात की कि पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो है किसको फायदा पहुंचाया गया, ये हमारे मेंबरान भी बात करते हैं और ये चीजें क्लियर भी होनी चाहिए। चाहे कोई भी हुकूमत हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन का हो, चाहे कोई ऐसा मेजर डिसीजन हो जिसके अंदर पूरी आवाम के ऊपर एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है, तो वहां पे ये चीजें क्लियरफाई जरूर होना चाहिए। और चीनी और गंदम को पेट्रोल से आप नहीं मिलाएं। चीनी और गंदम के अंदर जो कुछ हुआ है उसके लिए आजिज दामरा साहब थोड़ा सिंध को भी देख ले कि आज भी सक्कर वगैरह के अंदर अरबों रुपए की गंदम आपके फूड मिनिस्टर ने दी हुई है और जो पैसे उनको दिए हुए हैं। राइट सर, आपका जवाब कन्वे हो गया। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मुझे एक इमीडिएट ब्रेक पर जाने का है। नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर असद अशरफ साहब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मामलात के हवाले से सर बात किए लेते हैं। एक खबर मुझे बता रही है गैर मुल्की एयरलाइंस का भी पाकिस्तानी पायलट्स और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। कोवैत ने 7 हवाबाज 56 इंजीनियर्स ग्राउंड कर दिए। कतर, ओमान और वियतनाम ने भी पाकिस्तानी पायलट्स, इंजीनियर्स और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार कर लीं। सर, मेरी आपसे इल्तिमास होगी कि काइंडली इस एक मामले का नज़ला भी आप पीटीआई हुकूमत पर मत गिरा दिएगा। इसलिए टेक्निकली स्पीकिंग इनको यहाँ ये एक शेल्टर तो हासिल है कि ये पहली मरतबा इक़्तिदार में आए हैं और पीआईए का ये हशर जब हुआ है तो इसमें पिछले अदवार के कुछ अवामिल कारफरमा ज़रूर होंगे। वो अवामिल क्या थे, वो ज़िम्मेदारान कौन हैं, कौन सी हुकूमतें थीं, अगर आप उस पर कुछ रोशनी डालें तो मज़ा आ जाए। देखिए, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट पर जो है वो पब्लिक करने से आपकी कौमी सलामती को या आपकी जो कौमी मफाद है उसको नुकसान पहुंचता है। ये जो बार बार कह रहे हैं कि जी हम जो भी इंक्वायरी करते हैं, जो रिपोर्ट पेश कर देते हैं या कमीशन बनाते हैं उसकी रिपोर्ट बांट देते हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे, ये आइन और कानून में कर रहे हैं। जिस तरह हुकूमत का जो है पहले प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेता था, बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि पूरी फेडरल कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुकूमत है और वो फैसला होगा। इसी तरह ये जो कमीशंस की रिपोर्ट्स हैं ये भी
ये बिल पास हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछले दौर में पास किया था कि जो भी कमीशन और रिपोर्ट्स होगी उसकी रिपोर्ट जो है पब्लिक की जाएंगी। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे, वरना ये भी एक ही, ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी रोज ही मीटिंग कैबिनेट की हर मंगल को ना करते। ये एक बाइंडिंग है जो है, और ये भी बाइंडिंग है कि ये पब्लिक करते हैं रिपोर्ट। दूसरी PIA की आपने बात की, तो उसमें जिस तरह की 30% का वो आया, आप देखें CNN से वो बात शुरू हुई और वो लोग हैरान हो गए हैं। आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 30% जो है पायलट्स की, यहाँ पर मुख्तलिफ जो हैं इंजीनियर्स, टेक्निकल ग्राउंड्स और दूसरे पायलट जो हैं जो दूसरे मिडल ईस्ट में और दूसरे मुल्कों में थे, उनको बल्कि निकाल दिया है। फहरिस्तें तो दूसरे मुल्क कर रहे हैं, बल्कि इससे भी मैं बढ़ के कहूँगा, अब तो पाकिस्तानी भी जो बेचारे बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी थे, मेरे कई दोस्त हैं, वो अब फ़ोन करके कहते हैं कानों को हाथ लगा के कि हम अपनी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डाल सकते, अब हम PIA, सारी उम्र PIA में फैमिलीज़ को लेके आए हैं, अब हम उसमें नहीं आएंगे। पाकिस्तान में ये हाल हो गया है। और इसकी ठीक कह रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको वाकया एक सुनाता हूँ। ये आरिफ नकई वजीर आला बना था जिस दिन, और उस दिन पीपल्स पार्टी स्टेट गेस्ट हाउस में प्राइम मिनिस्टर के साथ आसिफ अली जरदारी साहब भी थे। मैं उस वक्त एज ए कार्डियोलॉजिस्ट प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियल ड्यूटी दे रहा था। आप यकीन करें, वहाँ जितने भी MPs वहाँ पर आए पंजाब असम्बली के, वो सारे एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार मेरे सामने नजरों के फैक्स मशीनों में से कराची PIA हेडक्वार्टर से बड़ी बड़ी पोस्ट की जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट थी वो उस वक्त हुई है, लेकिन वो फिर भी हुकूमत नहीं बना सके और वहाँ पर रोना शुरू किया पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने स्टेट गेस्ट हाउस लाहौर में कि एक बारी फिर पुटो मर गया है। मखदूम साहब नहीं वजीर आला हुए, आरिफ नकई साहब हो गए। ये चश्मदीद आंखों ने एज ए डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ये सीन देखे हुए हैं। और फिर वही लोग जो अपॉइंटमेंट लेटर PRO और इस तरह के लेके आए थे 2002 की असेंबली में, कई दोस्त मेरे पंजाब असेंबली में मेरे कुलीग बन गए और जो आजकल नेशनल असेंबली में भी हैं। ये वो लोग हैं जो थोड़ा तवक्कुफ कीजिएगा आजिज दाबरा साहब। सर, मैं दूसरा सवाल दागने के चक्कर में था, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है कि आपको वजाहत की ज़रूरत पेश आ गई है, अगर आप वजाहत फरमाना चाहें। देखिए नूरुल आरिफीन साहब, ये वजाहतें अपनी जगह पे मौजूद है, मैं वजाहत दूंगा और माजी की वजाहत लेंगे तो आज के हुक्मरानों की जो अवाम दुश्मन जो आपके अमल है ना, वो उसमें ढक जाएंगे और छुप जाएंगे। मेरे कहने का मकसद ये था कि माजी में 200% काम गलत हुआ और आपको स्पेस मिला एक थर्ड पार्टी के तौर पर, मगर इशू ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर आप पाकिस्तान इस कौम के ये कहेंगे कि तब्दीली, हाँ एक काम अच्छा किया PTI ने, जिसका मैं क्रेडिट देना चाहता हूं क्योंकि हम नजरियाती सियासी लोग हैं और जो अच्छा काम मतलब अच्छा काम तो नहीं कहूं कि वो काम जो मैनिफेस्टो में ये करते रहे, नारे लगाते रहे इलेक्शन के बाद, और वो काम अमलन अगर कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से PTI को दे रहा हूं कि वो जो रेट लगाई हुई थी सुनामी सुनामी सुनामी, और सुनामी जो है वो दुनिया की तारीख में इंसान दुश्मनी के नाम पे तो मौजूद है मगर उससे इंसानी तरक्की कभी नहीं हुई। तो सुनामी तो कम से कम इन हुक्मरानों ने यहाँ पर आके खड़ी कर दी है। और जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस ये खातमुन नबीयुन ना कह सके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जिसके प्राइम मिनिस्टर ये कहें फ्लोर ऑफ हाउस पे कि 13 मार्च को जब पहला लॉकडाउन हुआ था, पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसी यूनियन काउंसिल नहीं है जिसमें 13 मार्च को लॉकडाउन लगा हो। 23 मार्च को जरूर सूबा सिंध ने लॉकडाउन की बात की है, मगर उसकी भी उन्होंने वजाहत नहीं की कि ये गलती से कह गए या क्या कह गए। मगर इस तरह के अगर आपके लीडिंग पोजीशन में प्राइम मिनिस्टर साहब अगर बैठे होंगे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, और दूसरी बात अभी देखिए डॉक्टर साहब ने गंदम का हवाला दिया कि इसको इससे मैच ना करें। जनाब आली, मैं तो मैच करूंगा क्योंकि आपका दावा था कि 5 रुपए की चोरी भी साबित होगी तो वो चोर जो है वो जेलों में होंगे। मैं तो इंतजार कर रहा हूं इस बात के। देखें अभी FIA की एक टीम जुड़ी थी गंदम के हवाले से, और सिंध सूबा वाहिद है जिसने अपना टारगेट कंप्लीट किया हुआ है। गंदम के हवाले से मौजूदा DG FIA के अंडर एक टीम बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, उन्होंने क्या चार्जेस लगाए हैं सिंध के ऊपर। अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई थी मैं उसकी बात कर रहा हूं, और FIA को ये काम सौंपा था। मगर आप जवाब दें पेट्रोलिंग मसलूहात के बुनियाद पर कि ओगरा के बगैर वो कौन से हाथ हैं, वो कौन सी माफिया हैं जो ये काम कर गई आपसे। कल इनके एक वजीर हैं पार्लियामानी उमूर के ममलकती वजीर अली मोहम्मद खान साहब,
उन्होंने खुद ये एडमिट किया कि जनाब अली ये वक्त नहीं था इस तरह की कोई एक्सरसाइज करने का और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए। आप काबीना से भी नहीं पूछते, आपके प्राइम मिनिस्टर को भी मैं यकीन के साथ कहता हूं पता नहीं होगा। अब वो इसलिए कवर्ट दे रहे हैं कि उनके ऊपर और ज्यादा उंगलियां उठेंगी कि ये कीमतें बढ़ाई किसने, और जो पेट्रोलियम कंपनी के जो मेन किंग हैं वो आपके स्पेशल असिस्टेंट है इस हुकूमत के। तो क्या मतलब आप जान छुड़ाना चाहेंगे? और एनएफसी की जहां तक बात की तो डॉक्टर साहब ये एनएफसी आपकी हुकूमत के बाद नहीं आया कि आपकी हुकूमत को परेशानी हो गई है कि वफाक कैसे चलेगा फाइनेंशियली हवाले से। ये एनएफसी 2010 में आया, 15 में ड्यू था, तो 15 से लेके 2020 तक जो एक गवर्नमेंट और चली गई PMLN की, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट चली, तो ये वफाक कैसे चल रहा था? ये पाकिस्तान वो हुकूमत है। राइट सर, आजिज हमरा साहब, सर मैं तवक्कुफ की इस्तदा करते हुए इससे पहले कि ब्रेक की कॉल दे दी जाए, मैं रमेश कुमार साहब के पास जाना चाहूँगा। रमेश कुमार साहब, इमरान खान साहब का एक बयान मेरे सामने मौजूद है, कह रहे हैं फ़ख्र है कोरोना बहरान में मेरी टीम ने मुल्क को दुरुस्त सिमत में रखा। अपनी टीम की इनकरेजमेंट के लिए आज इस्लामाबाद में एक इशाइये का भी एहतमाम फरमाया गया, लेकिन उसमें इत्तेहादियों की जो शिरकत की तादाद या मकदार है वो मेरा ख्याल है कि खातिर खान नहीं है। ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तो हुकूमत के लिए ज़रूर है। मेंगल साहब भी मान के नहीं दे रहे, काफ लीग ने भी इशाइये में शिरकत से इनकार किया है। हुकूमत में MQM जो है वो शिरकत ज़रूर कर रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा कोई इत्मीनान की खबर है हुकूमत के लिए। नूरुल आरफीन, आपके क्वेश्चन के ऊपर पहले डायरेक्ट आऊँगा, मगर उससे पहले जो मेरे भाई ने बात की है मैं चाहूँगा कि उसका भी जवाब दूँ कि उन्होंने बात की गंदम के हवाले से। आज भी गंदम के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गंदम के जो नैब के अंदर जो केसेस हैं जिसमें लोगों को पैसे दिए गए हैं, गंदम नहीं ली गई है, वो बंदे आज सिंध के अंदर गिरफ्तार हैं। ऐसे नहीं है, मगर मैं इल्ज़ाम बाजी में कम जाता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि आप ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए कि कभी उर्दू स्पीकिंग की सियासत हो, कभी पंजाब की सियासत हो, कभी सिंध की सियासत हो, कभी बलूचिस्तान की सियासत हो। सियासत सिस्टम की होनी चाहिए। जैसे अभी असद साहब ने कहा कि भाई ये इस तरीके से नौकरियां बांटी गई, ये चीजें हुई हैं। मैं आज जिस नहज के ऊपर पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कसर नहीं छोड़ी है। तो आए अब कम से कम उसको निकालने के लिए बेहतर तरीके से सियासत करें। सियासत जिसका नाम इबादत है, जिसका नाम खिदमत है, सियासत का नाम अब अदाकारी खत्म होना चाहिए। अब आ जाए आपके सवाल के ऊपर। और PIA के हवाले जवाब तो मेरे पास बहुत है कि PIA को किस तरीके से किया गया और अभी जिस तरीके से जगहसाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, मगर क्या ये तरीकेकार सही है? हम लोग खुद PIA में सफर कर रहे हैं कि इस तरीके से जाली तरीके से नौकरियां दी गई। अब आप कहते हैं कि ये लोग जो है उधर से फारग हो रहे हैं। मैं समझता हूँ सिस्टम परफेक्ट चलना चाहिए और उस सिस्टम के लिए हर चीज के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। जो चीजें पब्लिकली होती हैं, इंटरनेशनली उधर जगहसाई भी होती है। मगर क्या हम बार बार कहते हैं कि हमारे मुल्क में टेररिज्म खत्म हो गया? क्या अमेरिकन रिपोर्ट्स हमें टेररिज्म को खत्म कर देती है? परसों भी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, फिर वो हमें टेररिज्म से, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेट करते हैं, FATF से रिलेट करते हैं। कहने से नहीं, प्रैक्टिकली ये सारी चीजें हमें साबित करनी पड़ेगी। अब आ जाए आपके क्वेश्चन के ऊपर। मैं नूरुल आरफीन का क्वेश्चन का जवाब दूं। सर दखलगर मामलात के लिए माजरत, दखल अंदाजी के लिए माजरत, यहाँ ब्रेक की कॉल दी जा रही है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ जिनका अहाता करना मकसूद है। वेलकम बैक नाजरीन, मस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर असद अशरफ साहब। सर, पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने पर नून लीग ने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा तलब कर लिया। सर, आपको याद नहीं है इन्हीं बातों पर आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की सियासत को तंज़ का, तहक़ीर का, तनकीद का निशाना बनाया करते थे कि छोटी छोटी बातों पर इस्तीफ़ा तलब कर लेना तहरीक इंसाफ की, खान साहब की रिवायत है। सर, महज पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने पर इस्तीफ़ा तलब करना कुछ ज़्यादा नहीं है? देखिए, ये सिर्फ पेट्रोलियम की बात नहीं है। जिस नहज पे पाकिस्तान की इकॉनमी को पहुंचा दिया गया और जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, आप देखें कि पहले से हुकूमत को आगाह कर दिया जाता है कि ये क्राइसिस आने वाला है
1.5 माह पहले 28 मई को बता दिया जाता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। असल में ये क्योंकि सिलेक्शन के थ्रू आए हैं, सिलेक्टेड हैं, इसीलिए इनकी बात जो है ना नीचे ट्रांसफ़र होती है, ना ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, ना उससे नीचे होती है, और ना पब्लिक इनको सीरियस लेते हैं। आपको इंटरव्यू देते हुए गवर्नर सिंध ने कहा था कि लॉकडाउन एक फैशन है। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, याद होगा आपको, बड़ी मशहूर है। तो ये भी इस चीज़ पे, इस फैशन पे, ये आज लास्ट सफ़र तो मैंने सुना था, लास्ट डिनर जो है वो किस खुशी में दे रहे हैं। इंपोर्ट तो इन्होंने कोई बढ़ाई नहीं है, किस चीज़ की इंपोर्ट बढ़ाई है? आज सारे दुनिया जो है पाकिस्तानियों की जो एंट्री है वो बैन करने का सोच रही है। यूके में देखें आप, वो कहते हैं 30% जो न्यू केसेस कोरोना के आ रहे हैं वो हमने जो है इंपोर्ट किए हैं पाकिस्तान से। ऑस्ट्रेलिया की यही है, हांगकॉन्ग में लोगों ने ये शुरू कर दिया है। जगह जगह जो है पाकिस्तान की, अब ये जो है ये कहीं पाकिस्तानियों की एंट्री बैन ना करवा दें ये कोरोना की वजह से। जो ये कहते थे कि क्राइसिस नहीं है, एक फ्लू है। देखें, भूख से एक आदमी नहीं मरा। मैं आज भी अपनी बात पे, पहला प्रोग्राम जो आपने 5-5.5 महीने पहले किया था, मैं आज भी उस पर कायम हूँ। एक आदमी भूख से नहीं मरा, जबकि कोरोना से कितने लोग मर गए हैं। कहते हैं तो मैं अपने दोस्तों की लिस्ट बता सकता हूँ जो लाहौर में कितने काबिल और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, प्रोफेसर जो हैं, सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी डेथ हो गई है। ना सिर्फ डेथ हुई है, ये 2 लाख फिगर जो क्रॉस कर गई है, ये तो आई वॉश है। करोड़ों लोग इस वक्त घरों में हैं और वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं और सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, या आप और मेरे से पूछ के अपना इलाज कर रहे हैं। और उस वक्त हॉस्पिटल में जाने का कहते हैं जब उनको उनके ट्रीटिंग डॉक्टर कहते हैं। कभी अपने सहाफ़ियों की तो प्रेस क्लब में जाके पता करें कि कितने लोग लाहौर में घरों में क्वारंटीन रहे हैं और वो हॉस्पिटल्स में नहीं गए, और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब भी हुए हैं। लेकिन इसके साथ इसमें वो भी, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ये फ्लू की कंट्रोल करने में जो एक मामूली सा जुकाम है जो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, और लॉकडाउन एक फैशन है, उसके लिए लास्ट डिनर कर रहे हैं। ये हम जो हैं सिर्फ पेट्रोलियम पे इस्तीफा नहीं मांगते। जिस तरह आप तो बहुत आपने हार्ड लाइन ले ली, एक्सट्रीम उस पर चले गए। आजिज धामरा साहब के पास जाता हूँ। आजिज धामरा साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? मैं बड़ा सॉफ्ट इंसान हूँ, मैं तो हार्ड वर्ड यूज ही नहीं करता। आजिज धामरा साहब, सर ये आखिरी डिनर वाली बात पे कुछ रोशनी डाली है, कुछ हमें इनलाइटन कीजिए। ये मेरा ख्याल है कि खुशफहमी की मेरे ख्याल है तमाम सरहदें पार कर गए डॉक्टर साहब, माजरत के साथ। मतलब हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, या बसाए आरजू के खाकशुद, क्या कहना चाहिए सर? ये आखिरी डिनर कैसे हो गया? देखिए आरफीन, मैं तो इसकी हकीकत बयान करूंगा आपकी इस डिनर की, मगर अभी डॉक्टर साहब ने जो गंदम का इशारा देते हुए कहा कि सिंध में कितने लोग गिरफ्तार हैं, तो भाई सिंध में कानून मौजूद है, गिरफ्तार हैं, हमने एक्शन लिया ना कि वो लोग गिरफ्तार हैं। आपके लोग गिरफ्तार नहीं है, आपके लोग जो है वो कूच करके ऐसी जगहों पे चले गए जहां पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता। ये फर्क है आप में और हमारे में। और दूसरी बात, आपने कहा कि ये जो पीआईयू की नौकरी का भी इशू चला, उस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि मुझे पता है पीआई में किस तरह नौकरियां मिली हैं। तो जनाब आली, वो तो इदारे की नौकरियां थी, आपने तो हुकूमत में ऐसे ऐसे लोग स्पेशल असिस्टेंट लगा के बैठे हुए हैं जो आपको मालूम नहीं, आपके वजीरों को नहीं, आपके प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं कि आप कौम के साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं उन ऐसी मखलूक को जो इलेक्टेड नहीं है। और दूसरी बात, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, अभी दहशतगर्दी के हवाले से बात की, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से, मगर बात उन्होंने खुद की कि क्या आप उसामा बिन लादेन को जो इमरान खान ने शहीद करार दिया उसको सपोर्ट करते हैं अपने खान साहब को कि हाँ उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही है? ये अगर पीटीआई में अखलाकी जरूरत है तो ये भी बयान कीजिएगा। और दूसरी बात कि आप इस बात की हिमायत करते हैं डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान के हालात ऐसे थे इसलिए ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं पेट्रोलियम की, इसमें आप खुल्लम खुला उसकी हिमायत कर रहे हैं पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने की। और जो जहां तक डिनर की बात है ना आरफीन साहब, ये डिनर आज जश्न है कि कौम को हमने देखो किस तरह एहसास प्रोग्रामों में इतने अरब रुपए दिए, अब देखो कौम से हमने कितने अरब निकाल दिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब के जो लेफ्ट राइट माफिया हैं, ये उस माफिया ने डिनर अरेंज किया है। और इस खुशी के कि देखें जी हमने कौम से किस टेक्निकल बुनियादों पर ओगरा को भी बाईपास कर दिया और हमने कौम को ये टीका लगा दिया। तो ये जश्न के तौर पर आज ये डिनर हो रहा है। सर बहुत, आप तो खैर मतलब
आपने भी खूब साथ दिया डॉक्टर असद अशरफ साहब का। मेरा ख्याल है कि अब कोई अगला सवाल दागने से पहले इसे एक बात की वजाहत ज़रूर कर लें। सर, ये जो बड़ा सख्त किस्म का, सकील किस्म का इल्ज़ाम चस्पा करके चलते बने हैं आजिज़ धामरा साहब भी, कि ये एक माफिया का अरेंज करदा डिनर है, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, उसकी अगर आपकी तरफ से कोई तरदीद आ जाती तो मेरा ख्याल है कि मज़ा आता। नूरुल आरफीन, 2002 से 18 साल मुझे हो गए हैं, और जब भी बजट सेशन होता है, चाहे प्रोविंसेस में चाहे फेडरल गवर्नमेंट में, जिसकी भी गवर्नमेंट रही है, ये डिनर, ये लंच, ये होना, ये मुलाकातें, ये एक प्रैक्टिस बनी हुई है, आज से नहीं है। 18 साल से मैं खुद इन चीजों को देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे माजरत लेके हुए कि कल आपने कौम को खुद का हमला कर दिया है पेट्रोलियम क्राइसिस की वजह से, और आज ये डिनर हो रहा है, कौम पूरी जख्मी है, रो रही है पेट्रोल पंपों पे। ये कोई सूटेबल टाइमिंग नहीं है, ये सूटेबल उन माफिया के लिए, उन माफिया के लिए। आजिज़ धामरा साहब, सर डॉक्टर साहब को जवाब देने दीजिए प्लीज। जी डॉक्टर साहब, पेट्रोल वाला बात की इत्तेहादियों की, देखिए ये इत्तेहादियों के साथ मिलना, ये जो सिंध गवर्नमेंट होती है उसके साथ सिंध हो या सिख हो, मियां साहब की गवर्नमेंट थी, 2/3 मेजॉरिटी थी, तब भी ये चीजें चलती थी। पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, तब भी ये चीजें चलती हैं। आज ये गवर्नमेंट है, तब भी ये चीजें चलती है। ये नई बात नहीं है, नई टीवी के देखने वालों के लिए, नई एंकर के लिए, नई सीनियर पॉलिटिशियन के लिए ये चीजें चलती रहती हैं, और ये कोई मसला नहीं है। और नहीं ऐसे इस्तीफाएं दी जाती हैं, और नहीं ऐसे हुकूमतें गिरती है। माजी में धरने हुए, तब भी हमने मुखालफत की थी, तो उस वक्त में नून लीग में था। आज मैं इस हुकूमत में हूँ, फिर भी मैं कहूँगा ये चीजें गलत है। मुझे उम्मीद है डॉक्टर रमेश कुमार आइंदा दिनों में पीटीआई के प्लेटफार्म पे नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं, ये मैं जहाँ पे भी होता हूँ आज धामरा साहब बात करता हूँ, ये असद भाई को पता है, मैं आपकी फेवर में बात कर रहा हूँ। मैंने आपकी फेवर में बात की डॉक्टर साहब, आप मेरे दोस्त हैं, ओसामा बिन लादेन की, मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैंने बात की, ऑन एयर बात की। अगर पाकिस्तान की सोवेरेनिटी की बात की जाए, जिस तरीके से अमेरिका ने हमला, तो वो जरूर क्वेश्चनेबल है, मगर शहीद कहना मैं समझता हूँ ये गलत है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी गई है, और ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। और शाह साहब को इसलिए जब तो बाहर आए तो उसको क्लियर कर देना चाहिए। नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूँ ना। सर, ये मेरा ख्याल है डायरेक्ट ऑफर तो नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर रमेश कुमार को। नेक बंदे जो होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, वो हर जगह पे अच्छे भी लगते हैं और गड़े भी लगते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि आदमी को अपने ज़मीर के साथ चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अवाम की नुमाइंदगी करनी चाहिए, सियासत को इबादत तो हिम्मत समझ के करना चाहिए, मगर अदाकारी नहीं करनी चाहिए। सर, एक काम और भी करना चाहिए जो आप तीनों हजरात को नहीं आता, और वो ये है कि प्रोग्राम को ख़त्म करना। वो बहैसियत एंकर ये कार्य खैर, ये शुभ कार्य मैं ही कर सकता हूँ। सेनेटर डॉक्टर असद आजिज़ धामरा साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, तीनों मौजूदीन का एक मरतबा फिर शो में शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हुए साइन ऑफ करने का वक्त आ गया। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।